हम तीसरी बड़ी शक्ति ये दुनिया की बनने वाली तीसरी बड़ी शक्ति। हम जापान, जर्मनी इसको भी क्रॉस कर जाएंगे। तो भाई बहनों, ये देश की हालात, देश की सिस्टम, ये देश की आर्थिक स्थिति, और वही हमको हरियाणा में भी उसका आभास हो रहा कि नहीं हो रहा मुझे मालूम नहीं, ये तो आपको पता होगा। लेकिन ये जो राम राज्य की कल्पना की गई है, 22 जनवरी को जिस रामचंद्र जी के मंदिर का वहां मूर्ति प्रस्थान हुआ है, उसके कारण से देश में राम राज्य की जो चर्चा चली है, हरियाणा तो बहुत पहले से अपनी योजनाएं बना करके व्यवस्था परिवर्तन में बहुत सारे काम किए कि कोई भाई भतीजावाद नहीं चलेगा, कोई क्षेत्रवाद नहीं चलेगा। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, ये मैंने 2014 में नारा दिया था। उस समय लोग कहते थे इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है, मैं उसमें कोई आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन एक भूमिका हर एक उस समय के मुख्यमंत्री की होती थी कि जहां से मैं चुनाव लड़ता हूं मेरे लिए तो वही हरियाणा है। ये उस समय का उनकी भूमिका होती थी। आज हमने करनाल के लोगों को कहा कि मैं विधायक करनाल का हूं, लेकिन मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का हूं। मेरे समय में सारे प्रदेश में एक समान, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। चाहे फिर नौकरियां हो, चाहे ट्रांसफर्स हो, चाहे उस समय के गोरख धंधे, ये CLE और लाइसेंस चलते थे। पहले क्या होता था, हर फाइल मुख्यमंत्री के कार्यालय में आती थी, उनकी सहमति होती थी कि इसको CLU देना कि नहीं देना, इसको लाइसेंस देना कि नहीं देना। 1 नवंबर 2016 जब हमें किसी ने बताया, 1 साल भर लग गया हमको समझने में कि ये ताकत अभी मुख्यमंत्री के पास है। मैंने कहा मुख्यमंत्री के पास क्यों है भाई? मैं कौन से जानता हूँ कौन सा किला कहाँ है और किसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी है, कौन से मकान कैसे बढ़ने हैं। ये काम डायरेक्टर टाउन कंट्री प्लानिंग का है, अपने हाथ से करे, ठीक करेगा तो वाहवाही हो जाएगी, गलत करेगा तो उठा के जेल के अंदर डाल देंगे। आज बीजेपी ज्वाइन की है, क्या मजबूरी थी, क्या कांड रहा? कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। जो कांग्रेस इंदिरा जी के वक्त की कांग्रेस थी या राजीव जी के वक्त की कांग्रेस थी, वो कांग्रेस नहीं रही। जो काम करने वाले लोग हैं उनकी कोई कीमत नहीं है, जिनके साथ लोग हैं उनकी कीमत नहीं है, जो खुशामदी लोग हैं उनको आगे बढ़ावा मिल रहा है। और अब तो कांग्रेस पार्टी ने टोटल सरेंडर कर दिया बाप बेटे के सामने। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसके बेटे दीपेंद्र के सामने सरेंडर कर दिया। तो उसके विरोध में हम लोग आज यहाँ हैं, हजारों की संख्या में, कई हजार लोग थे आज। और स्वयं आप सब लोग हैरान होंगे, इतनी बड़ी संख्या में गढ़ी सांवला कलोई से लोग आए हैं। और उन्होंने ये निर्णय किया है कि आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे। आने वाला टाइम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए और उनके बेटे के लिए बड़ा घातक होगा। बाप बेटा दोनों को पिछली बार भी हराया था, इस बार फिर हराएंगे। बल्कि इस बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विधानसभा में भी प्रवेश नहीं करने देंगे। ये हमारा संकल्प है, ये हमने फैसला किया है। आपने मन से कहा कि मुस्लिम कार्ड है, रोने हो गया है, आंखों में आंसू आ गए। वो मैं क्या बताऊं, मुझे कहना बार बार ठीक नहीं आता। वो आदमी रो रहा है वोटों के लिए, कभी रोने से कभी वोट मिलते हैं क्या? अरे आप रो क्यों रहे हैं? आपने काम किए होते, काम तो किए नहीं। कुछ पहलवान लोग, पहलवान टाइप लोग थे, वो घेरे रहते थे उनके बेटे को, उसके बेटे राजकुमार को, और वो राजकुमार उस हवा में रहता था। जो आम आदमी के काम हुए नहीं, जिसकी वजह से लोगों में असंतोष है, जिसकी वजह से नहीं 10 साल जो आदमी चीफ मिनिस्टर रह जाए वो फिर चुनाव कम से कम 8-10 साल नहीं हारते। भजनलाल का देख लो, भजनलाल का बेटा अभी तक चुनाव जीत रहा है। चौधरी बंसीलाल के परिवार अभी तक चुनाव जीत रहे हैं। चौधरी देवलाल का परिवार अभी तक चुनाव जीत रहा है। तो अगर इन्होंने काम किए होते ना तो लोग इनको जिताते। इन्होंने झूठ के अलावा कुछ नहीं किया। एक गांव के अंदर एक आदमी के तो 8 आदमी लगा दिए, पूरे ठोड़े के ठोड़े को छोड़ दिया, पूरे पाने के पाने को छोड़ दिया। तो ये इनकी पॉलिसी गलत थी, जिसकी वजह से आज ये इनको खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। आपने मंच से भी मुख्यमंत्री के सामने कुछ मांगे रखी हैं। हाँ, वो तो कुछ स्पोर्ट्समैन के लिए है। खिलाड़ियों का 15,000 खिलाड़ियों का टेक्निकल वजह से वो रुका हुआ है, उनका कैश अवार्ड, वो मैंने कहा है। दूसरा, ये ग्राउंड के जो ट्रैक है, राजीव स्टेडियम का ट्रैक, एथलेटिक्स का ट्रैक, वो खराब हो चुका है, उसको ठीक कराओ। 2-3 मांगे मैंने रखी हैं, वो मेरे ख्याल जरूर पूरी हो जाएंगी, ऐसा अनुमान है।
आप चुनाव लड़ना चाहते थे, कह रहे थे कि मैं चुनाव लड़ना। मुझे चुनाव लड़ने का कोई शौक नहीं है। अगर पार्टी मुझे चुनाव लड़ाएगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। देखिए, मैंने बताया भी आपको कि मेरा मेन रीजन, मैंने स्टेज पर भी बोला है और मैंने जब वीडियो अपलोड किया था उसके लिए बोला है कि मैं हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जो मतलब देश हित में जो कार्य किए हैं और जो हमारी जो पहचान बनाई है पूरी दुनिया में, जैसे कि हम पहले बाहर जाते थे क्योंकि हमारी ट्रेनिंग बाहर ही ज़्यादा, बाहर कंट्रीज में हम ज़्यादा रहते हैं, और मैं पिछले 14 साल से मैं मतलब गेम कर रही हूँ, बॉक्सिंग कर रही हूँ, और पहले हम जाते थे तो हमारी जो छवि थी और अब हम जो जहाँ मतलब वहाँ जाते हैं और जो वहाँ हमारी इज्जत होती है वो देखकर ना मतलब मन में ऐसे गर्व महसूस होता है। अब हमें ना इंडियन कहने में ना खुद को गर्व महसूस होता है। जैसे पहले शर्म आती थी कि ऐसे हम बोलते थे ठीक है हम करो, हम खुद करते, लेकिन दूसरे हमारे ऊपर मतलब ऐसे मजाक उससे लेते कि ये इंडियन है, मतलब वो ऐसे कहीन भावना होती है ना, और उस तरीके से हमें देखते थे। लेकिन आज लोगों के जो हमें देखने का नजरिया है वो हमें मतलब ताकतवर कंट्री के रूप में हमें देखती हैं, और एक मतलब हम हर फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में भी और साइंस में भी, और हर चीज़ में हम मतलब जैसे G20 हो गया और बहुत सारे मैटर है जिसके बारे में हम बोल सकते हैं, और जहां हमारे देश ने बहुत अच्छा काम किया है तो वहाँ इतना अच्छा हम लोगों ने, जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके नेतृत्व में देश ने इतना अच्छा किया है, और हम जो बिल्कुल नीचे के लेवल पर थे उसके 5th मतलब प्लेस पर हम जो दुनिया में आए हैं, यही वजह थी जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई हूँ और मैंने अपनी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पहले जो खिलाड़ियों के लिए उन्होंने जो नीतियां बनाई बहुत अच्छी थी, आप लोग मिलकर सराहना करते थे। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी उन्होंने नीतियाँ बनाई थी और वो नीतियाँ अब भी कायम है, उसमें से कुछ ऐड ही किया है। देखिए कि कोई ना कोई किसी न किसी काम की शुरुआत करता ही है, और जैसे उनसे पहले हमारे चौटाला जी ने शुरुआत की थी, उनके बाद हमारे भूपेंद्र हुड्डा जी आए थे, उन्होंने उनकी इनामी राशि भी बढ़ाई थी और बहुत अच्छे काम किए थे, और अभी उनके बाद हमारे मनोहर लाल खट्टर जी आए हैं, उनके बाद उन्होंने और ज़्यादा मतलब राशि को बढ़ावा दिया है। तो खेल के उसमें तो हम देखेंगे तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे मनोहर लाल खट्टर जी। और एक मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो पारदर्शिता है जो हमारे अभी इस गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा है, कि कोई भी किसी के साथ भेदभाव ना हो, और इसी चीज़ को और सबको कि किसी को कास्ट के आधार पर, क्योंकि मैं खुद एक कास्ट में बिलीव नहीं रखती हूँ इतना कि जैसे लोग ऐसे कास्टिज्म में बिलीव करते हैं। कास्ट कुछ नहीं होती, इंसान होती है, और मैं ये मानती हूँ कि जैसे हमारी भगवत गीता में भी लिखा है कि हमारे कर्म ही तय करते हैं हमारे कास्ट को। तो जैसा कर्म है, अब आप अगर मैं कुछ जो हमारा काम होगा उसी के हिसाब से मेरी जात होगी, वही मैं उस चीज़ में ही बिलीव करती हूँ, और ये चीज़ मुझे इन लोगों की बहुत ज़्यादा मतलब अपनी भारतीय जनता पार्टी की बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। बहुत खुशी की बात है हमारे लिए, मेरी ज़िंदगी की हम दोनों की एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आज तक देश के लिए मेडल जीत के देश का मान बढ़ाया, देश की सेवा की है। अब हमारे खिलाड़ी भाइयों की जितनी मदद कर सकेंगे, जो संघर्ष मैंने किया है, मैं चाहता हूँ कि हज़ारों मेरे खिलाड़ी साथी उस संघर्ष से गुजर रहे हैं, उनके खेल के जीवन में आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। दीपक जी, जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये दावा करते हैं कि जो खिलाड़ियों के लिए किया है उन्होंने किसी भी सरकार ने नहीं किया, उनकी खेल नीति या जो सरकार मौजूदा है उस खेल नीति के आगे कुछ भी नहीं है। देखो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरे दादाजी की उम्र के हैं, जहाँ भी मिले हैं बहुत मान सम्मान दिया हमने उनको भी। उन्होंने भी खेल के लिए कार्य किया था, ये हम मना नहीं करें, लेकिन जो मौजूदा सरकार हमारी बीजेपी सरकार खेलों के लिए काम कर रही है वो कहीं ज़्यादा अधिक है। जैसे मैंने पहले भी बताया था, पहले हम ये बात करते थे कि हिंदुस्तान की जनसंख्या तो 100 करोड़ के ऊपर पहुंच चुकी है, लेकिन मेडल 2-4 आते हैं। आप सबको पता है इस बार एशियन गेम्स और पैरा एशियन गेम्स के अगर मेडल मिले तो 221 मेडल है। इससे बड़ी गर्व की बात क्या होगी। और रही बात ग्राउंड लेवल पे, तो जो खेलो इंडिया स्कीम है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, किसी भी बच्चे का खेलो इंडिया में कोई भी मेडल आता है तो उसको हर मंथ 10,000 रुपये से स्टार्टिंग है, 10,000, 20,000, 30,000 हर मंथ सहायता राशि मिलती है। जब हमारा दौर था, जब मैं खिलाड़ी बनने के लिए शुरुआत की, तो एक एक पैसे के लिए मोहताज थे। कभी बच्चों को स्कूल में पढ़ाना जाता था, अपना पेट काट काट के अपने खेल का खर्चा ही नहीं उठा पाते थे। आज किसी का बच्चा खेल रहा है, थोड़ा सा भी सक्षम है, तो उसको हर महीने खेलो इंडिया स्कीम के तहत रुपए मिल रहे हैं। खेलो इंडिया, ये नर्सरी कितनी ज़्यादा है, आप देखिए हरियाणा प्रदेश में हर नर्सरी के माध्यम से बच्चों को उनकी जो भी ज़रूरत की सामग्री वो वितरित की जाती है, हर महीने रुपये दिए जाते हैं।
उनके लालन पालन के लिए, उनके खेल की तैयारियों के लिए। इसके साथ साथ आप खेल बजट देख लीजिए, इस बार जो केंद्रीय खेल बजट है वो 3 गुना किया गया सीधा।